So this meeting is related to start the unit number 2. So topic is area cleaning, the guest room. What is area cleaning basically? Uh, the area cleaning means I'm audible to all. मेरी voice आ गई सबको? Yes, sir. Okay. Yes, Thank you. sir. Okay. So this is the definition of area cleaning. What is mean by this area cleaning? Basically, the cleaning which is done by the various kind of room, including guest room, a public area, a lobby area, front area, back of the house. All is done by the housekeeping department in different setups, in different timings, procedure wise. So some cleaning are daily cleaning, some cleaning are deep cleaning, some cleaning are weekly based cleaning, monthly based cleaning. So all cleaning which is done by the housekeeping department to the particular section is known as a area cleaning. So area cleaning basically is daily cleaning. Currently, we are talking about the guest room. What is mean by guest room? The guest who comes to the hotel at the time of arrival and they're staying during that hotel particular room utilized by the or used by the guest is known as a guest room. So daily cleaning of a guest room, what do you mean by this? A GRA, what is GRA? GRA is a person who cleans the room. You can call as a guest room assistant now. It's called guest room attendant. So you can write as a new definition, that is guest room assistant. A GRA work begins when he reports at the housekeeping desk in correct uniform and proper grooming. A briefing is conducted by the supervisor at the beginning of the shift, highlighting VIP rooms, any messages from the previous shift, and a briefing of work head. After briefing, area allocation is done, recorded in the reporting staff placement register, and accordingly, GRA collect his room status report and master. इस लाइन से क्या मतलब समझते हैं हम या ये इस डेफिनेशन से क्या समझते हैं कि एक जीआरए एक पर्सन होता है जो रूम क्लीनिंग या हाउसकीपिंग का पार्ट होता है। वो अपना काम सुबह जैसे ही वो शिफ्ट पे आता है, एक तो पहले उसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ग्रूमिंग में वो होना चाहिए, ये मोस्ट एसेंशियल पार्ट है उसका। और उसके बाद उसके जो एच के सुपरवाइजर होते हैं, जिसको हम फ्लोर सुपरवाइजर भी कह सकते हैं, एच के सुपरवाइजर की या जो असिस्टेंट हाउसकीपिंग सुपरवाइजर होते हैं, वो ब्रीफिंग लेते हैं एट द टाइम ऑफ शिफ्ट, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट हो, आफ्टरनून शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो, कोई भी शिफ्ट पे उनकी ब्रीफिंग होती है प्रॉपरली, जिसमें ये बताया जाता है कि आज पर प्रेजेंटली स्टेटस में हमारे पास कौन से रूम्स लगे हैं। जैसे वीआईपी रूम्स लगे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको पहले देखना होता है उनको, इसलिए वीआईपी स्टेटस पहले शेयर किया जाता है। या पिछली किसी शिफ्ट में या नाइट शिफ्ट में हो सकता है, मॉर्निंग शिफ्ट को मैसेज है तो नाइट शिफ्ट में जो भी मैसेज होगा वो उनको पढ़ के सुनाया जाएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर सकें। आफ्टर ब्रीफिंग, जब ब्रीफिंग खत्म हो जाती है एच के सुपरवाइजर के साथ, तो एरिया एलोकेशन किया जाता है। एरिया एलोकेशन का मतलब होता है रूम को बांट देने का। एक दिन में 12 से 16 रूम किसी जीआरए पर्सन को दिए जाते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पस। उस एरिया को हम रूम एलोकेशन कहते हैं। तो जैसे ही रिपोर्टिंग स्टाफ प्लेसमेंट रजिस्टर, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनका एक प्रॉपर रोस्टर बनाया जाता है। तो उस रोस्टर के अकॉर्डिंगली वो आते हैं और स्टाफ प्लेसमेंट रजिस्टर में उनका नाम दर्ज होता है, और उसके अकॉर्डिंगली जीआरए पर्टिकुलर फ्लोर, सपोज फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर की का मास्टर की या रूम स्टेटस रिपोर्ट डेली वो चेंज हो सकता है। रूम स्टेटस रिपोर्ट 2 डिपार्टमेंट मेनली बनाता है। पहला डिपार्टमेंट होता है फ्रंट ऑफिस, सेकंड डिपार्टमेंट होता है आपका हाउसकीपिंग। दोनों की रिपोर्ट आपस में हमेशा मैच करनी चाहिए। अगर कहीं भी वो डिसमैच हो जाती है या किसी वजह से सपोज एग्जांपल के तौर पे आप ये कह सकते हो कि रूम स्टेटस रिपोर्ट फ्रंट ऑफिस ने बनाई और रूम स्टेटस रिपोर्ट आपकी हाउसकीपिंग ने बनाई, दोनों की रिपोर्ट में डिसमैच हुआ है। डिसमैच क्या हो सकता है? सपोज फ्रंट ऑफिस ने वो रूम डिपार्चर शो कर दिया, यानी कि चेकआउट शो कर दिया, तो उन्होंने उसको वैकेंट कर दिया, मगर हमारे स्टेटस में उसको हम वैकेंट डर्टी कर देते हैं। तो वैकेंट डर्टी और फ्रंट ऑफिस में डिपार्चर, तो उसकी नजर में वो रूम खाली है और दूसरे रूम को वो सेल कर सकते हैं फ्रंट ऑफिस के, इसलिए वो अपनी स्टेटस में डालते हैं। मगर हम उसको वैकेंट डर्टी करते हैं ताकि
हम जब तक उसको क्लीनिंग पे नहीं करते, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग वापस से, तब तक वो रूम हम सेल नहीं कर सकते। इसलिए हम आपस में वो रिपोर्ट मैच हमेशा करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से सोल्यूशन करता है। तो दोनों की रिपोर्ट में अगर डिसमैच हुआ है, उस रिपोर्ट को हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट। It is prepared by the front office as well as the housekeeping, but always it should be matched between these two departments, ताकि रूम स्टेटस रिपोर्ट एक ही हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A GRA may have services anywhere 12 to 16 room in a day, depending upon the elaborate work in a room। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि GRA जो पर्सन होता है, उसको 12 से 16 रूम्स पर डे के हिसाब से हमेशा क्लीन किए जाते हैं और उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी रूम प्रॉपरली बन सके। After the GRA finishes servicing of one room, he or she informs the floor supervisor that the prepared guest room can be inspected। ठीक है, अगर GRA ने अपने रूम्स फिनिश कर दिए, एक रूम के करने के बाद उसको इन्फॉर्म होता है, वो इन्फॉर्म अपने फ्लोर सुपरवाइजर को करता है, जो उसके मैनेजर्स होते हैं, उनको वो इन्फॉर्म कर सकता है कि एक पर्टिकुलर रूम प्रिपेयर हो चुका है उसकी तरफ से, वो इसको चेक कर सकते हैं या इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है द प्रॉपर ऑर्डर फॉर डेली क्लीनिंग सर्विसेज ऑफ गेस्ट रूम GRA। जो डेली अपने जो GRA होते हैं, जब भी वो रूम सफाई करने जाते हैं तो उनकी एक प्रॉपर ऑर्डर किया जाता है। डेली क्लीनिंग उनकी जो होती है, किसी भी रूम को करने से कंप्लीट करने से पहले क्लीनिंग की जाती है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो GRA को फॉलो करने पड़ते हैं। गेस्ट रूम्स हुज ऑक्यूपेंट्स रिक्वेस्ट फॉर अर्ली मेकअप। ऐसे कोई गेस्ट जो अर्ली चेक इन करने वाले हों या अर्ली अराइवल हो सकता है या VIP स्टेटस हो सकता है, ऐसे रूम सबसे पहले गेस्ट रूम्स को GRA को सबसे पहले करने पड़ते हैं, सबसे पहले उनको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, या उनको सबसे पहले सर्विसेज देनी पड़ती है। सेकेंड प्रायोरिटीज कौन से हो सकते हैं? VIP या VVIP रूम्स। ऐसे गेस्ट जो आने वाले हम लोग जिसको हम कैटेगराइज करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे VIP रूम सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, VVIP में आ सकते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। इनके रूम्स को भी हम सबसे प्रायोरिटी बेस पे क्लीनिंग करने के लिए रखते हैं। थर्ड पॉइंट है चेकआउट रूम्स ब्लॉक फॉर अराइवल्स सो दैट द गेस्ट नीड टू नॉट वेट फॉर चेकिंग इन द रूम। ऐसे चेकआउट रूम्स कौन से हो सकते हैं? चेकआउट रूम्स वो रूम्स होते हैं जो पहले से कहीं अराइवल था मगर वो चेकआउट हो चुके हैं, यानी कि डिपार्चर रूम्स। उनको किसी पर्टिकुलर अराइवल्स के लिए, इट कैन बी अ ग्रुप चेक इन, इट कैन बी अ लार्ज चेक इन, इट कैन बी अ सेलिब्रिटी चेक इन, इट कैन बी अ डिग्नेटरीज, एनी अदर दीज पीपल जो गेस्ट को चाहिए होता है ताकि एट द टाइम ऑफ चेक इन उनको वेट ज्यादा करना ना पड़े। तो सबसे पहले रूम्स कौन से बनाए जाते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे डिपार्चर रूम्स। डिपार्चर रूम जो पहले से लगे थे वो सबसे खाली हो चुके हैं, सबसे पहले उनको ब्लॉक किया जाता है हाउसकीपिंग की तरफ से, और जब तक उनकी क्लीनिंग प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ते, ताकि फर्दर, क्योंकि वो रूम किसी के और पे नाम फ्रंट ऑफिस ने किए होते हैं, तो उनको सबसे पहले बनाने की प्रायोरिटीज होती है हमारे लिए। नेक्स्ट है चेकआउट रूम्स। नॉर्मल चेकआउट रूम्स मेक्स रूम्स अवेलेबल फॉर सेल बाय वेंडर्स। ऐसे रूम्स जो चेकआउट रूम्स होते हैं या हो चुके हैं, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन फ्रंट ऑफिस को वही देनी होती कि ये रूम्स चेकआउट हो चुके हैं और ये अवेलेबल के लिए, सेल के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट है स्टे ओवर्स। वो व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? स्टे ओवर्स कौन से लोग होते हैं? एग्जाम्पल के जो इन हाउस गेस्ट होते हैं हमारे, जो डेली तौर पे बिजनेस या किसी ट्रिप की वजह से हमारे पास आए होते हैं, बट वो दिन में कहीं निकल जाते हैं, शाम को फिर हमारे पास आ जाते हैं। तो ऐसे जो स्टे ओवर्स होते हैं उनको हम डेली के डेली उनकी क्लीनिंग करना हमारे लिए पॉसिबल भी होता है और कभी कभी डिस्टर्बिंग भी होता है, मगर उनसे हमेशा हमें पूछना पड़ता है कि वेदर दे वांट आवर सर्विसेज और डू नॉट वांट द सर्विसेज। इस लाइन का क्या मतलब है? स्टे ओवर्स वो गेस्ट भी हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास इन हाउस होते हैं, हम उनके रूम्स को सेल इतनी जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप से या टूरिज्म की ट्रिप से आए होते हैं, मगर उनके रूम को क्लीन करना विदाउट उनकी डिस्टर्बेंस को हर्ट किए बिना हमें करना पड़ता है। यानी कि उनसे पहले हमें पूछना पड़ता है, ऑक्यूपाइड रूम जिसे हम कहते हैं, उनसे पहले पूछना पड़ता है वेदर दे वांट हियर सर्विसेज
हाउसकीपिंग सर्विसेज और नॉट। नेक्स्ट है rooms that have D&D card displayed in the morning but has removed now। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि D&D कार्ड का मतलब क्या होता है? What do you mean by D&D? D&D का मतलब anybody know? आप में से किसी Do को not जानते हो? disturb card. बिल्कुल Do सही not कार्ड, disturb डू card. नॉट, बिल्कुल सही कहा, डू नॉट डिस्टर्ब कार्ड, द कार्ड विच इज डिस्प्लेड बाय द गेस्ट एंड यूज्ड बाय द गेस्ट ऑन द डोर लॉक, जहां उसका रूम होता है उसमें डोर लॉक होता है, वो डीएनडी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मगर मॉर्निंग शिफ्ट जब आती है, अगर डीएनडी कार्ड दिख गया, क्या हम उस रूम में एंटर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल रूम में एंट्री करना डीएनडी कार्ड के साथ? No. No, sir. तो हम ये देखते हैं सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में आने से पहले, अगर डीएनडी कार्ड रिमूव हुआ है, रात को लगाया गया था नाइट शिफ्ट में, आपको लॉग बुक में मैसेज मिला डीएनडी कार्ड फॉलोइंग आर द डीएनडी कार्ड रूम्स, दैट इज रूम नंबर 101, 202, 204, 206। सबसे पहले इन रूम्स को आप चेक करते हो अपनी शिफ्ट स्टार्ट होने से, यानी कि जीआरए का काम बनता है यहाँ पे कि इन डीएनडी कार्ड्स के इन रूम को स्पेसिफिक देखना, क्योंकि अगर उनने स्पेसिफिकली D&D card कहीं पे रिमूव है, it means they required the service, or you can ask to the particular guest, particular room कि whether they required the service or not। ठीक है, तो यहाँ पे priority बनती है उनके लिए। Rooms due to become checkouts and much later in the day, if are clean early, then need to be clean against post checkout। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है जो रूम चेकआउट होने वाले हैं बट थोड़ा लेट होते हैं, जैसे हमने एक टर्म सुनी थी पिछले यूनिट्स में कि लेट चेकआउट। तो लेट चेकआउट कौन से लोग होते हैं? जो 12 बजे की जगह 2 या 3 बजे आते हैं या 2-3 बजे निकलने वाले होते हैं, मगर उस वक्त हम उनकी क्लीनिंग थोड़ी बहुत या आधी तौर पे हम करते हैं, मगर उसके बाद जब वो चेकआउट हो जाते हैं तो हमें अगेन उस रूम में सर्विसेज देनी पड़ती है ताकि वो प्रॉपरली क्लीन हो सके। ठीक है, तो 7th पॉइंट ये है। अब स्टेप बाय स्टेप पे बात करते हैं कि किस रूम्स में किस तरह की सर्विसेज हम रखते हैं। यानी कि रूम्स तो बहुत होते हैं, गेस्ट रूम में ऑक्यूपाइड रूम भी होता है, चेकआउट रूम भी होता है, डिपार्चर रूम, मगर हमारे कुछ एसओपीज रहने चाहिए, हमारे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिसके लिए हमें ये फॉलो अप करना इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे उस रूम की क्लीनिंग करें। तो सबसे पहला है क्लीनिंग ऑफ ऑक्यूपाइड रूम। इससे पहले मैं कुछ ऑक्यूपाइड रूम के लिए बोलूं, एनीबॉडी नो कि ऑक्यूपाइड रूम होता क्या है? अगर किसी को नींद नहीं आ रही हो तो ऑक्यूपाइड रूम, एनी वन लाइन डेफिनेशन में, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछूंगा, जस्ट वन लाइन डेफिनेशन। Sir, the room which is Anybody? occupied. Okay, the room which is occupied, okay, obviously वही होगा, बट एक डेफिनेशन Or the अगर guest. करना चाहो तो ऑक्यूपाई का मतलब क्या हो गया सर? ऑक्यूपाई का मतलब एनीबॉडी नो? ओके, ठीक है। द ऑक्यूपाइड रूम मीन्स द रूम विच इज ऑलरेडी टेकन बाय द गेस्ट फॉर हिज यूज, यानी कि जो रूम ऑलरेडी गेस्ट ले चुका है या एंट्री कर चुका है या उस रूम में ऑलरेडी है पहले से। द रूम विच इज ऑलरेडी टेकन बाय द गेस्ट आफ्टर हिज अराइवल इज कॉल्ड एज अ ऑक्यूपाइड रूम। सबसे पहले एंटरिंग द गेस्ट रूम, सबसे पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप होना चाहिए नॉक द डोर विद द नकल्स एंड अनाउंस हाउसकीपिंग, वेट फॉर द 10 सेकेंड। पहला नॉक करेंगे डोर। नकलिंग का मतलब होता है आपके जो हाथ होते हैं, स्टेप्स ऑफ योर हैंड, यानी कि हैंड जो आपका उंगलियां हैं, आपकी उंगलियों में से एक डोर को आप पंच ऐसे करेंगे, नॉक करेंगे। नॉक करने के बाद उसको अनाउंस करेंगे, अपने डिपार्टमेंट को अनाउंस, खुद का नाम अनाउंस नहीं करना है मगर आपके डिपार्टमेंट को अनाउंस करना है। हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग आपने बोला तो 10 सेकंड का थोड़ा वेट करना होता है। डू नॉट यूज एनी अदर आर्टिकल्स। आप नॉक करते समय कोई चाबी से खटखटाएंगे नहीं, जैसे पेन से हमने खटखटा दिया या की से खटका दिया, ऐसा करना गलत होगा। तो आपको अपने हाथ से ही नॉक करना है
और 10 सेकंड के बाद 3 बार नॉक करना चाहिए जनरली। आफ्टर 3 knocks यू कैन ओपन विद योर मास्टर की। और उसके बाद भी जब आपने मास्टर की से रूम खोला भी तो आधा ही डोर खोलना चाहिए और उसके बाद हाउसकीपिंग बोलना चाहिए। मेक एंश्योर कि गेस्ट कहीं अंदर ना हो। इस लाइन का मैं यही मतलब है, अगर गेस्ट गलती से अंदर हो तो डेफिनेटली वो सुन लेगा, तो आप उसकी डिस्टरबेंस या प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, राइट। तो इस लाइन का मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है। गेस्ट रूम, जब भी ऑक्यूपाइड रूम में जाओ, क्योंकि आपके स्टेटस में ये दिखाया गया है ये रूम पहले से ऑक्यूपाई है, यानी कि इस रूम में ऑलरेडी गेस्ट है, इसलिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, इन केस DND sign is displayed, proceed to clean to another room, making a note of the DND status on the room assignment sheet. अगर आपके अराइवल या आपकी लिस्ट में कोई रूम DND निकला या DND साइन आपने देख लिया बाहर लगा हुआ, तो आप उस रूम में एंट्री नहीं कर सकते और आपको नेक्स्ट रूम में एंट्री करना चाहिए। और उसके बाद अपनी शीट में DND स्टेटस जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपको रूम स्टेटस रिपोर्ट फाइनली सबमिट करनी पड़ती है आफ्टर द योर शिफ्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इफ देयर इज नो आंसर आफ्टर 10 सेकंड, नॉक द डोर सेकंड टाइम, अनाउंस हाउसकीपिंग। ये मैं पॉइंट समझा चुका हूं। अगर 10 सेकंड के बाद भी आंसर नहीं आया, अगेन आपको सेकंड टाइम अनाउंस करना है हाउसकीपिंग। फोर्थ पॉइंट अगेन, if there is still no answer, use the master key to open the door, announcing housekeeping. अगर आपको थर्ड टाइम भी आंसर नहीं आया तो आप अपनी मास्टर की का उपयोग करके उस डोर को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट आपका, इफ द गेस्ट बिड्स जियागे टू एंटर, ओपन द डोर स्लाइटली एंड आस्क इफ यू मे हैव सर्विस इन द रूम। एनीबॉडी नो बिड्स का मतलब? आप में से कोई जानता है? BID वर्ड है यहाँ पे, BIDS, ये देखिए दिख रहा, अगर दिख रहा है सबको तो बिड्स का मतलब कोई जान सकता है? मीनिंग ऑफ बिड्स, वन लाइन। एनीबॉडी? बिड्स का मतलब किसी को पता है? अजय सिंह सिकरवार ने हाथ खड़ा किया है, आप जानते हो? ये ऐसे ही कर दिया। बिट्स का मतलब पता है किसी को? आप चलिए, लगता है कोई कुछ कहना नहीं चाहता। तो बिट्स का मतलब होता है बेसिकली परचेजिंग। हाँ जी बोलिए। सर परचेज। परचेज? बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ बिट्स का मतलब इसका, इस मैंने हाईलाइट किया, स्क्रीन को देखिए, BIDS हाईलाइट किया मैंने यहाँ पे, देखिए मैं अगर ले आता हूँ, ये देखिए, इसको पूछ रहा हूँ। कुछ कहना चाहते हो या मैं बढ़ूँ आगे? सर आप बताइए, नहीं पता। अच्छा चलो बोला, थैंक यू। बिट्स का मतलब है बेसिकली ऑब्जेक्ट करना, यानी कि आवाज आना, वहां से आवाज आई। इफ द गेस्ट बिट्स जियागे टू एंटर, अंदर से आवाज आएगी हु आर यू या ऐसे। तो मैंने पहले भी कहा था अपनी लाइन में कि थोड़ा सा डोर स्लाइटली ओपन करना है, पूरा डोर ओपन नहीं करना है। आपने मास्टर की को आप खुले आम घूमे और अंदर निकल गए बिना किसी हवा करके, दैट इज टोटली रॉन्ग and you are doing the then complaint procedure for that. तो slightly door open किया और सर्विस के लिए पूछा, अगर आपको आवाज आई गेस्ट की तो वहां से ही सर्विस के बोलिए वुड लाइक टू हैव द सर्विस फ्रॉम द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट सर। तो ये लाइन सर्विसिंग के लिए होती है। अगर गेस्ट, इफ द गेस्ट इज विलिंग, अगर गेस्ट हामी बढ़ता है, प्रोसीड टू क्लीन द रूम। अगर गेस्ट ने हामी बगी तो, अगर गेस्ट ने ऑब्जेक्ट किया, यू कैन नॉट लीव द, और अपनी जिद पर अड़े रहोगे भैया मैं रूम सफाई करने करके ही जाऊंगा, टू कांट, ठीक है। तो क्लीन द, प्रोसीड टू क्लीन द रूम। इन केस द गेस्ट डज नॉट वांट द रूम सर्विस एट द मोमेंट, ask for alternative time and make a note of it on the room assignment sheet. इस लाइन का मतलब है, अगर गेस्ट ने ऑब्जेक्ट किया या सर्विस लेने से मना किया
तो आप उस समय पोलाइटली गेस्ट से ये पूछ सकते हैं, सो वुड यू लाइक टू हैव द सर्विस एट द इवनिंग और आफ्टरनून टाइम और योर सुटेबल टाइम, प्लीज लेट अस नो। जैसे ही गेस्ट ने कुछ बोला कि आफ्टर हाफ एन आवर, 30 आवर्स या 1 आवर या 4 आवर्स, ये जब भी जो भी उसकी स्टेटमेंट हो, उस टाइम को नोट करेंगे आप और उसी टाइम के हिसाब से नोट डालेंगी अपनी रूम असाइनमेंट शीट पे जो जीआर को मिलती है पर्टिकुलर फ्लोर में जाने से पहले। ठीक है, तो इस लाइन का 5th पॉइंट का ये मीनिंग हुआ। 6th पॉइंट चलते हैं। If there is still no answer, use master key to open the door। मैंने पहले बता चुका हूँ। Hold the door slightly and repeat housekeeping. In case there is no answer, enter the room discreetly and make sure that the guest is not in the bathroom or deep in a sleep or even a ill। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग हम इग्नोर कर जाते हैं। ओपन किया मास्टर की और बिना देखे बाथरूम में घुसा है, ये भी नहीं देखा कि आसपास में गेस्ट है कि नहीं है, कहीं इल तो नहीं है, कहीं प्रॉपरली कहीं बाथरूम एरिया में तो नहीं है, किसी डीप स्लीप पे तो नहीं है। अगर आपने ये सब नहीं देखा तभी आपको प्रोसीजर बढ़ना चाहिए क्लीनिंग रूम करने के लिए। अगर आपने गेस्ट को स्लीप करते हुए देखा तो यानी कि आप उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने आ गए, उनकी तरफ से वो प्राइवेसी हो गई अगर वो स्लीप कर रहा है। तो इसलिए उस वक्त आपको रूम को वापस लॉक करके बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। 7th पॉइंट, in case the GRA end up having disturbed the guest, apologize, explain the reason for your enter and say that you can shall come back later to the clean। अब अगर गलती से आपने डिस्टर्ब कर दिया गेस्ट को, गेस्ट अंदर ही था, आप अंदर चले गए बिना कोई वजह के, आपको अपोलोजाइज करना बनता है, आपको सॉरी कहना बनता है। आप उसको सॉरी कहेंगे और रीजन बताएंगे कि आप क्यों आए थे वहां पे, और इसी वजह से साथ में ये भी पूछेंगे आप उसको लेटर, यानी कि वी विल कम बैक लेटर टू क्लीन योर रूम, इस बात से वापस डोर शट डाउन करके बाहर निकलना, ये भी जीआरए का फर्ज बनता है। अपॉन एंटरिंग द रूम, ओपन द डोर वाइड एंड पोजीशन द कार्ट इन फ्रंट ऑफ द डोर विद द शेल्व्स फेसिंग ऑन द डोर। यानी कि अगर रूम में कोई नहीं है, आपने देखा कि वहां पे न गेस्ट है, आपने 2-3 बार अनाउंस कर लिया, आसपास भी चेक कर लिया, कोई नहीं है, तो आप उस रूम की क्लीनिंग करने के लिए परफेक्टली टाइम है। तो ओपन डोर को पूरा ही ओपन करना है, बंद करके कोई सफाई नहीं करनी होती है किसी भी रूम की। ठीक है। डोंट क्लोज द डोर एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि आपने क्लोज कर दिया डोर, अंदर बैठ के आप सफाई कर रहे हो, नोबडी कैन जज यू एंड समबडी कैन ऑब्जेक्ट यू, कि क्योंकि बाहर से कोई गेस्ट आ गया उस रूम का, वो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट करेगा। ठीक है। तो एंटरिंग जैसे ही रूम हुई, डोर को ओपनली वाइड करो प्रॉपरली, और अपने जो ट्रॉली कार्ट है जिसको हम कहेंगे, जो मेड्स ट्रॉली कहते हैं, हाउस कीपिंग मेड्स ट्रॉली, उस मेड ट्रॉली को रूम के आगे लगा दो और उसके अलावा अपनी रूम की क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दो। कीप द डोर वाइड ओपन ड्यूरिंग द सर्विस रूम। पूरी सर्विस करते समय अपने डोर को हमेशा हमें वाइडली ओपन करना चाहिए। वाइडली क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आपने वाइडली ओपन नहीं किया डोर को, तो सामने वाला पर्सन या ऑक्यूपाइड वाला पर्सन जो भी उस रूम का गेस्ट है, वो आप पे ऑब्जेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग टू क्लीन द गेस्ट रूम। इफ द गेस्ट रूम इज आवर परमिटेड, गेस्ट इज आउट और परमिटेड क्लीन द रूम, अगर गेस्ट बाहर गया हुआ है तो आपको परमिशन मिला है क्लीन करने का, तो ग्रीट देम पोलाइटली एंड बिगिन योर वर्क। गेस्ट वापस आए तो आप परमिट कर सकते हो, गेस्ट अंदर भी हो सकता है इसमें, अगर आपको उसको पोलाइटली ग्रीट करना है, उसके बाद अपनी काम की क्लीनिंग करनी है। बट मेक श्योर कि आप उनकी आपकी डिस्टर्बेंस मैक्सिमम कम हो गेस्ट को लेके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है वेंटिलेट द रूम बाय ड्रॉइंग बैक द ड्रेप्स एंड ओपनिंग द विंडोज व्हाइल ड्रॉइंग बैक द कर्टन्स। चेक द कर्टन रिंग्स एंड ट्रैक्स। इस पॉइंट का मतलब है खुली हवा। अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो पर्दे आप प्रॉपर्ली ओपन करेंगे, जिसमें आपके पर्दे कर्टन्स टंगे हुए, उसको ड्रेप्स कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट्स को हम ड्रेप्स कहते हैं। और जैसे ही कर्टन्स ओपन कर लिए, प्रॉपर्ली उसके रिंग्स ट्रैक्स ऊपर नीचे से लेकर टॉप तक प्रॉपर्ली चेक करने का काम जी आगे कर सकता है। रिमूव रूम सर्विसेज दैट इज IRD ट्रेज एंड यूज ट्रेज।
इसमें बहुत ऑब्जेक्शंस हो जाती है कि आपने रिमूव किया, तो ये रिमूव करने का काम भी जी आगे अपनी क्लीनिंग प्रोसीजर में रखते हैं। तो आईआरडी की जो ट्रेज होती है, जो फूड सर्विस के लिए गेस्ट मंगवाते हैं, या टी ट्रेज जो भी गेस्ट ब्रेकफास्ट के लिए गेस्ट मंगवाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, वो वहां से रूम से रिमूव की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्विच ऑन ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज लाइट्स, फैन, कंडीशनर्स, टेलीविजन और सो ऑन टू चेक दे आर वर्किंग ऑर्डर। ये जब भी आप रूम में जाते हो ऑक्यूपाइड रूम में, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितनी होती है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो एसी हो, जो भी चीजें वहां पे रखी गई है उसका प्रॉपर्ली कंडीशन चेक करने का मतलब है उसकी वो वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, इट इज आवर ड्यूटी टू चेक दैट। तो उस वक्त वो प्रॉपर कंडीशन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये भी जी आगे ओपन कर सकता है। Empty ashtrays, waste paper baskets, and the semi bin from the bathroom. Waste paper baskets can be tissue papers like these kind of जितनी भी ashtrays होती है रूम के अंदर, अगर स्मोकिंग रूम है तो वहां पे ashtrays को प्रॉपर्ली क्लीन करना भी हमारा काम बनता है, उसको सफाई करना भी हमारा काम बनता है। सैनी बीन्स मीन्स डस्टबिन्स, डस्टबिन को सबसे पहले, चाहे वो ड्राई वाला हो चाहे वो ड्रे वाला हो, दोनों को हम ट्रैश बैग में, अपने जो हमारे ट्रॉली के साथ लगी होती है ट्रैश बैग, उसमें डाल देते हैं, बाद में हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। Anybody have any question they can ask. कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं? दो लोगों ने हाथ खड़ा किया पहले का, आई थिंक पहले का है। Anybody have questions? चलिए, होगा तो पूछ लीजिएगा बीच में मुझे रोक के, मैं आगे थोड़ा सा और कवर कर लेता हूँ। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ ए गेस्ट रूम, मतलब हेडिंग है, ये भी एक मॉडल है, रिमूव ए सॉलिड लिनन एंड मेक ए बेड एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आप आजकल बेड मेकिंग पढ़ रहे होंगे, बेड मेकिंग प्रोसीजर, तो जितने भी डिपार्चर रूम में जनरली हम क्लीन करते हैं, जितने सॉलिड लिनन होता है, यानी कि पूरी बेड शीट्स को चेंज किया जाता है। बेड शीट्स में आपकी बाथ लिनन हो, बेड लिनन हो गया, आपका बेड मैट्स हो गया, आपकी तीनों शीट्स होगी जो बेड लिनन में लगती है, ये सारी चीजें हम रिमूव करते हैं और एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो बेड मेकिंग का होता है वो फॉलो अप किया जाता है। ठीक है? ये भी हमारे ऑक्यूपाइड रूम में भी हम करते हैं, मगर ऑक्यूपाइड रूम में जनरली बेड शीट्स तभी रिमूव की जाती है या तभी चेंज की जाती है जबकि हमें जब हमें पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा स्टेन है, तब रिमूव करो, वो भी गेस्ट के परमिशन लेने के बाद। मगर डिपार्चर रूम में जनरली सारी चीजें चेंज की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है फॉलो a systematic method by starting the door and cleaning the surfaces as move clockwise to anti-clockwise or also always clean from higher to lower levels। इस लाइन का मतलब है कि जब भी हम कोई भी क्लीनिंग प्रोसीजर पे जाते हैं, क्लीनिंग चाहे वो ऑक्यूपाइड रूम हो, डिपार्चर रूम हो या कोई भी रूम हो, तो उस समय हम ये देखते हैं कि हम किस एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जिसको भी आप फॉलो करना चाहो, आप बाथरूम से स्टार्ट करना चाहो तो बाथरूम से स्टार्ट कर सकते हो, फिर बेड लिनन पे आ सकते हो, बेड से स्टार्ट करना चाहो फिर बाथरूम पे आ सकते हो। ये दोनों चीजें आप फॉलो अप करते हो और हमेशा कोशिश करनी चाहिए हायर टू लोअर। इस लाइन का मतलब क्या है? हायर टू लोअर यानी कि अगर कहीं आपको जाले नजर आ गए
पहले उन एरिया को क्लीन करना चाहिए। हायर मतलब टॉप एरिया, आपके रूम के टॉप एरिया उसको पहले क्लीन करना चाहिए। अगर आपने लोअर एरिया से स्टार्ट कर दिया फिर हायर पे चले गए, उससे क्या होगा, लोअर एरियाज को कवर करने के बाद आप हायर लेवल को चेक नहीं कर पाते। हायर लेवल अगर गिरा दिया आपने और लोअर लेवल पे आपने सफाई कर चुके हो, तो हायर लेवल जो जाले आपने ऊपर से साफ किए वो वापस नीचे गिरेंगे आपके फ्लोर एरिया पे, तो वापस आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इट इज बेटर टू क्लीन दैट हायर एरिया देन लोअर एरिया। इस लाइन का ये मतलब है। अब स्टेप्स क्या हो सकते हैं, डैम द डस्ट डोर एंड ऑल द डोर फिक्चर। गीले कपड़े से हमेशा, डैम्प का मतलब होता है गीला, उस कपड़े से डोर जो आपके रूम के डोर्स होते हैं उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप गीले कपड़े से साफ कर सकते हो। और जितने डोर फिक्चर्स हो गए, जो डोर के हैंडल्स हो गए, आपकी चुटकी हो गई, डोर के नॉब्स हो गए, वो सारी चीजें आप गीले कपड़े से साफ कर सकते हो। डैम द डस्ट कैबिनेट्स एंड क्लोजेट्स। कैबिनेट्स कौन से हो गए, ड्रॉर्स हो गए। आपके जितने भी ड्रॉर्स होते हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करते हो गीले कपड़े से। उससे आपके क्लोजेट्स हो गए बाथरूम एरिया। बाथरूम एरिया में कौन से क्लोजेट्स एरिया होते हैं, जो आपके डोर एरिया के होते हैं, यानी कि सिंक एरिया जितने होते हैं जहां से पानी ड्रेन आउट होके निकलता है, उसको हम क्लोजेट्स एरिया कह सकते हैं। या हमारे जो वैनिटी यूनिट्स के एरिया होते हैं उसको हम क्लोजेट्स एरिया कह सकते हैं। और ऑल द वे हमारे पॉट एरिया यानी कि वॉशरूम एरिया, वहां पे भी आपके क्लोजेट्स फिक्सचर्स पॉइंट्स होते हैं जहां से पानी ड्रेन आउट होके निकलता है। टैप द डस्ट एंड लगेज रैक। ये लगेज रैक, एनीबॉडी नो लगेज रैक होता क्या है, आप में से किसी को पता है? फ्रंट ऑफिस में पढ़ाया होगा आपको लगेज रैक। कौन सी जगह होती है, कोई इक्विपमेंट होता है या कोई जगह होती है? एक लगेज पर्टिकुलर रैक पूछ। थोड़ा छोटे एरिया रहता है, मतलब जैसे आप एंटर करते हो हम्म, रूम में। क्या? Sir, luggage lag हाँ, is the place where we have to kept our luggage. गुड, सर नाइस। तो मत, हाँ, और कोई ट्राई करना चाहेगा? ऐसे गेस्ट को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो सर रिसेप्शन काउंटर के पास एक जगह रहती है, लगेज स्टोर रख सकते हैं सर वो। हाँ, मैं रूम की बात कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि गेस्ट रूम के अंदर है ना अभी हम, तो रिसेप्शन पे क्यों रखेगा वो अपना सामान? वो तो तब रखेगा जब लॉक, वो जिस आपकी जो आप बात कर रहे हैं वो लॉक रूम एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड लॉकर एरिया। ओके ओके सर। ठीक है, लगेज रैक इज अ प्लेस, जो पहले एक बच्चे ने कहा था, ऐसी जगह जो रूम के अंदर ही होती है। इट कैन बी वुडन, इट कैन बी अटैच्ड लगेज रैक, इट कैन बी सिंपल एक टेबल रख दिया या कोई रिबन वुडन टाइप में बना दिया फर्नीचर के साथ, जहाँ पे गेस्ट अपना सामान रखता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड लगेज रैक। तो इस एरिया को भी डैम्प क्लॉथ से हम डस्ट या उससे क्लीन कर सकते हैं। Tap the dust, dressing table, drawer, lighting fixtures around it. ऐसे एरिया में सबसे पहले हम टैप क्लॉथ को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ड्राई डस्टर से, उसके बाद वेट से। ये दोनों चीजें बैलेंस तरीके से ड्रेसिंग टेबल में, ड्रॉर्स में, लाइटिंग फिक्चर जहाँ पे लैंप्स और टेबल लैंप्स लगे होते हैं वहां पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लीन है मिरर। ऑब्वियसली मिरर को साफ करना इंपॉर्टेंट है। आप में से किसी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। मेयर को साफ करने के लिए आप लोगों को अभी तक शायद से पता है कि कॉलिन का उपयोग किया जाता है। डेफिनेटली वो केमिकल है, कॉलिन का उपयोग किया जाता है। बट एनीबडी नो कि कॉलिन के साथ साथ अगर गीला कपड़ा या सूखा कपड़ा भी इस्तेमाल किया जाता है तब मिरर ज़्यादा क्लीन होता है, या किसी और वजह से भी मिरर क्लीन हो सकता है? पहले सबसे पहले हमें क्या स्टेप करना चाहिए मिरर को साफ करने के लिए? शीशे की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बाथरूम एरिया में शीशा लगा हुआ है, उस एरिया में हम कॉलिन तो केमिकल हो गया, अपार्ट फ्रॉम कॉलिन what is the best method to clean the particular mirror within a fraction of minutes?
एनीबॉडी? नो आइडिया? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आपका जो मिरर है उसको क्लीन करने के लिए आपको सबसे पहले डस्टिंग करनी चाहिए ड्राई क्लॉथ से, थोड़ा वो डस्ट निकल गई। उसके बाद आपको उस मिरर में कॉलिन स्पेस डायरेक्टली कभी भी मिरर पर नहीं चलाना चाहिए, वो कपड़े में चलाना चाहिए। वेट क्लॉथ जो भी आपका होगा उसमें कॉलिन चला दिया, एक प्रेस मार दिया उससे। उसके बाद एक अखबार यानी कि पेपर, कोई भी पेपर लेना चाहिए, पेपर से उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। एक बार में वो प्रॉपर्ली क्लीन हो गया, उसके बाद वापस से एक ड्राई डस्टर और वेट क्लॉथ से उसको क्लीन करना चाहिए। ठीक है, दैट इज अ जनरल प्रोसीजर टू क्लीनिंग द मिरर। नेक्स्ट है डैम्प डस्ट द बेड साइड टेबल्स। बेड साइड टेबल्स कौन से होते हैं? जो लैम्प साइड टेबल्स होते हैं, जो बेड के साथ लगे होते हैं, उसको पहले प्रॉपर्ली अंदर और बाहर से दोनों जगह क्लीन करना चाहिए। मगर जब भी आप डैम्प क्लॉथ इस्तेमाल कर रहे हो तो उस लाइट फिक्सचर जहां से उसका इलेक्ट्रिकल पॉइंट जुड़ा है उसको ऑफ कर देना चाहिए, ताकि आपको उस वजह से कोई हादसा ना हो। ड्राई डस्ट ऑल द फिक्सचर एंड एसेसरीज इन द गेस्ट रूम। जितने भी आपकी डस्टिंग है वो आप प्रॉपर्ली कर सकते हो, प्रॉपर्ली फिक्सचर्स के साथ। और जितनी एसेसरीज लगी होती है गेस्ट रूम में, वहां उस एरिया को भी आपको प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए। डैम डस्ट चेयर्स एंड टेबल्स, वैक्यूम अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर। जितने भी आपके सोफे, कवर, चेयर्स जो रूम्स के इनसाइड होती है, उसको हमेशा गीले कपड़े से साफ करना चाहिए। और उसके बाद ड्राई डस्टर से वैक्यूमिंग अंदर के एरिया को आप अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर में वैक्यूमिंग पॉसिबली आराम से कर सकते हो और क्लीनिंग भी कर सकते हो इसकी। ठीक है, रीअरेंज द ऑल फर्नीचर प्रॉपर्ली आफ्टर यू डन। जितनी भी चीजें आपने वहां पे इस्तेमाल की है उसको वापस से अरेंज करके रखनी चाहिए, क्योंकि इन एरिया में ऑक्यूपाइड रूम में आपको चीजें बिखरी हुई भी मिलेगी, तो उसको प्रॉपर्ली सेट करना हमारा काम बनता है। वैक्यूम द कारपेट एजेस एंड फ्लोर बेस बोर्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोर बेस बोर्ड्स? फ्लोर बेस बोर्ड्स कौन से होते हैं? एनीबॉडी नो? बेस बोर्ड्स का मतलब फ्लोर बेस बोर्ड्स, एनीबॉडी? घर पे भी आपने देखा होगा, फ्लोर पे, एरिया पे, किसी को पता है? फ्लोर बेस बोर्ड्स, एनीबॉडी? कोई भी ट्राई कर सकता है, फ्लोर बेस बोर्ड इजी टर्म। फ्लोर देखा है किसी ने आप में से? मार्बल, टाइल, कोई भी फ्लोर देखा है? होटल का, घर का कभी देखा है? यस सर। तो स्कर्टिंग देखिए फ्लोर के ऊपर की, जो ऊपर के टॉप एजेस होते हैं जहाँ पे स्पेस बहुत कम होती है, छोटी सी स्पेस होती है, जो फ्लोर एरिया से जुड़े होते हैं, बिल्कुल उसके साथ अटैच होते हैं। फ्लोर तो हो गया जो आप सामने टाइल का देख रहे हो, मार्बल का देखते हो, मगर उसके साइड से एक बोर्ड टाइप का जुड़ा होता है जो उसके साथ अटैच होता है, और उसके अंदर स्पेस बहुत कम होती है ऊपर से टॉप एज पे। देखा है? यस सर। उसको कहते हैं फ्लोर बोर्ड बेस बोर्ड। उसको भी क्लीनिंग हम अपने कारपेट एजेस से हो या फ्लोर बेस बोर्ड हो, इसमें क्लीनिंग हम वैक्यूमिंग से उससे डस्ट निकालने के लिए करते हैं। क्लीन द विंडो फ्रेम्स एंड ग्लास पेन्स इफ रिक्वायर्ड। जो विंडो की फ्रेम्स होती है जहाँ पे कर्टन्स लगे होते हैं, उसको हम टॉप एरिया को हम कहते हैं फ्रेम एरिया। और जो ग्लास पेन्स एरिया होता है जहाँ से शीशे की चीजें लगी होती है, जो शीशे का पिक्चर होता है, जहाँ पे शीशे फिक्स होते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं ग्लास पेन्स एरिया। ये बाथरूम एरिया में जनरली नहीं होता है, जनरली गेस्ट रूम एरिया में होता है। A large window can be seen, जहाँ पे कर्टन्स टंगे होते हैं, उस एरिया को हम फ्रेम्स एरिया कहते हैं। और जहाँ पे शीशे जिसकी वजह से फिटिंग होता है, इट कैन बी बोर्ड एरिया, इट कैन बी एल्यूमिनियम एरिया, इट कैन बी आयरन बोर्ड एरिया, इट कैन बी फर्नीचर बोर्ड एरिया, उसको हम कहते हैं ग्लास पेन्स एरिया। वहाँ की भी क्लीनिंग
हम लॉन्ग क्लॉथ से कर सकते हैं, या लॉन्ग डस्टिंग क्लॉथ से हो सकती है, या लॉन्ग अपने वाइपर से हो सकती है, आपके ब्रश से हो सकती है। ठीक है, तो हार्ड ब्रश या लॉन्ग ब्रशेस जो होते हैं उस एरिया को हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं। डैम्प द डस्ट हेडबोर्ड ऑन द बेड। हेडबोर्ड ऑन द बेड, एनीबडी नो हेडबोर्ड कौन सा एरिया होता है? जिस तरफ पाँव रखते हैं या जिस तरफ सोते हैं? जिस हेड तरफ साइड पाँव एरिया। रखते हैं, मतलब जहाँ पाँव रखा जाता है, या जहाँ जहाँ पे हम अपनी गर्दन रखते हैं या सिर रखते हैं? हेड साइड एरिया, ओके। यस सर, हेड ठीक साइड है, एरिया। तो जहाँ पे हम अपनी गर्दन रखते हैं तो हेड तो वही हो गया ना। ठीक है, तो हेडबोर्ड एरिया, वो एरिया को डैम्प डस्ट हमेशा क्लोथिंग, इसको वैक्यूमिंग नहीं करनी चाहिए, इसको हमेशा गीले कपड़े, क्योंकि अगर हमने वैक्यूमिंग कर ली, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा डेलिकेट एरिया होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉटन, ज्यादा रिबन्स नहीं लगे होते, क्योंकि इसे बेस बना होता है। तो पीछे एक लकड़ी का बोर्ड है और उस पर एक डेकोरेशन का किया हुआ है, तो वैक्यूमिंग करना लकड़ी में इज नॉट अ राइट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डैम्प डस्ट द टेलीफोन एंड डिसइंफेक्ट द माउथ पीस एंड द हैंडल द रिसीवर। इस इनका मतलब है, जब भी हम टेलीफोन की क्लीनिंग कर रहे हैं, हम जनरली सोचते हैं कि टेलीफोनिंग क्लीनिंग गीले कपड़े से कर ली, फिर सूखे कपड़े से कर ली और फिर हो गया क्लीन। नहीं, उसकी प्रॉपरली तार पीछे से रिमूव कर देनी चाहिए। जब हम डिसइंफेक्टिंग करने का मतलब होता है उस एरिया के आसपास एरिया को आप डिसइंफेक्ट करते हैं, प्रॉपरली केमिकल छिड़कते हैं, फिर उस एयर को प्रॉपरली, टेलीफोन को उसकी वायर से लेकर नीचे तक उसके रिसीवर तक प्रॉपरली उसका क्लीन करते हैं, फिर वापस से तार जोड़ते हैं, तब वो क्लीनिंग प्रोसीजर कंप्लीट होता है। स्पॉट क्लीन ऑल वॉल्स इफ नेसेसरी। कौन सी वॉल्स की बात कर रहा हूँ मैं बाथरूम वॉल्स की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं रूम वॉल्स की भी बात कर रहा हूँ। तो जितने भी स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको वॉल्स में या कहीं पे, उसको क्लीन करना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्लेनिशिंग मनी बार। इट्स अ वेरी सिंपल। अगर आपको लग रहा है कि मनी बार में चीज़ें जो कंज्यूम हो सकती है या रिप्लेस हो सकती है, उसको रिप्लेनिश करना, वापस भर देना, इट इज़ आवर ड्यूटी। रिप्लेनिशिंग बेडरूम सप्लाईज। बेडरूम सप्लाईज कौन सी होती है? बाथ टॉवल, बाथ मैट, होटल पॉलिसी जितनी भी होती है, ये जितनी भी बाथ टॉवल, बाथ मैट या फेस टॉवल, हैंड टॉवल, ये सारे आपकी बेडरूम सप्लाईज में आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लीनिंग द बाथरूम। बाथरूम कौन से एरिया हो गए जो प्रोटेक्टिव ग्लाउज से हमेशा क्लीन किए जाते हैं? प्रॉपरली ग्लाउज से हम क्लीन करते हैं इसको, और प्रॉपरली प्रोसीजर वाइज इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसके वेरियस स्टेप्स है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे आने वाले टाइम पे। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। Anybody have any question they can ask to me for till now, to any kind of thing so related to our जो आज हमने यूनिट स्टार्ट किया। Sir, है it किसी is का सवाल? necessary. Okay. Sir, या it is गो अहेड। necessary to apply wood polish. Wood polish, Yes, sir. it can be necessary only after you rectify the situation, sir. मतलब अगर wood polish करनी है तो it takes time to absorb that wood polish. पहले तो आप एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि कितना रिपेयरिंग वर्क पॉसिबल हो सकता है। अगर रिपेयरिंग से काम चलता है तो वुड पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट डेफिनेटली अगर उसमें कहीं आपको प्रॉब्लम लग रही है और कंप्लेंट बार बार आ रही है तो हमें चेंज वुड पॉलिश करना है। तो वुड पॉलिश के लिए इट टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब दैट, तो सुखाने में भी टाइम लगेगा, करने में भी टाइम लगेगा, तो इट नीड्स टाइम। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, क्योंकि ऑक्यूपाइड रूम में वुड पॉलिश करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहते हम, बट डिपार्चर रूम्स में या बाकी वैकेंट रूम्स में हम इन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्यूपाइड रूम में जनरली गेस्ट पहले से स्टे कर रहा है, तो उनके समय के हो सकता है वुड पॉलिश में केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, उस वक्त उससे आपके गेस्ट की प्राइवेसी एज वेल एज हिज हेल्थ कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। Thank you, sir.
और कोई सवाल? नो क्वेश्चंस? ठीक है, तो एक जाने से पहले एक वीडियो दिखा देता हूँ। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद पहले लास्ट में अटेंडेंस ले लेते हैं। एक वीडियो आप शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाई है एरिया क्लीनिंग को लेके, तो मैंने उसको यूट्यूब से किया है, तो आप एक बार देख लीजिए आपको आवाज़ आ गई कि नहीं है। जस्ट गिव मी सेकेंड्स, आफ्टर वी कैन टेक अटेंडेंस एंड क्लोज दिस सेशन। तो कोई जाइएगा मत, अटेंडेंस में लेके रहूँगा। तो मैं वीडियो चला देता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब बताइएगा, मैं वीडियो चलाने से पहले आवाज़ आ रही सबको कि नहीं आ रही? इज इट कमिंग? नो सर। यस सर। यहाँ कहेगा, कोई ना कहेगा। सबको आ गई आवाज़? आवाज़ आ गई सबको? देखिए, इज इट कमिंग आवाज़? No, sir. वीडियो नहीं आ रही सर।
स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Is it coming? Mm. वॉइस आ गई सबको? Yes, sir. Sir, सुनिए, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ गई ना सबको? कैन आई प्ले? सर एक बार प्ले करिए सर, एक बार प्ले हाँ, करिए। मैं दोबारा से प्ले कर, देखिए। वॉइस आ गई सबको? नो सर, वॉइस तो नहीं आ रही। sir, WhatsApp ग्रुप पर लिंक भेज दीजिए इसकी। वो तो मैं भेज ही दूंगा मैम, एक मैं वॉइस चलाना चाह रहा था, डेफिनेटली वो तो भेज ही देंगे, क्लास के बाद तो सबको मिलेगा। ऐसे भी बता रहा हूँ कि आपको इसका स्क्रीन वॉइस स्क्रीन शेयर होगी। यस सर। वॉइस नहीं आ गई सबको? नो सर, No, sir. वॉइस नहीं आ रही सर, चलिए। स्क्रीन आ रही सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको वर्कआउट करता हूँ, मैं लिंक भेज दूंगा फिर। ठीक है, कोई बात नहीं। वही तो। लिंक तो भेजना है, मैं चेक करना चाह रहा था इज इट वर्किंग और नॉट टू यू, मतलब इस पे टीम्स पे चलता है कि नहीं, मतलब चलना तो चाहिए, बाकी मुझे कुछ और करना पड़ेगा डाउन। ठीक है, कोई बात नहीं, इस सेशन को भी यहीं रखते हैं और अटेंडेंस ले लेते हैं आप सबकी। ठीक है जी, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास। मैं इस वीडियो का लिंक और इस क्लास का भी लिंक दोनों आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, Okay, sir. थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।